पड़ा। साथियों, युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि और रूपरेखा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय आधार लोक शक्ति का जागरण। युग परिवर्तन में आधार क्या होगा? आधार होगा लोक शक्ति का जागरण। आइए पृष्ठ 13 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। युग निर्माण की उपरोक्त त्रिविध क्रिया पद्धति को कार्यान्वित कैसे किया जाए, उसके साधन कैसे जुटाए जाएं, इस संदर्भ में हमें लोक शक्ति को जगाने का कार्य हाथ में लेकर चलना होगा। जन सहयोग की स्वेच्छा प्रवृत्ति जगानी होगी। इसमें ही सामयिक समस्याओं का स्थिर समाधान है और भविष्य की निश्चिंतता। प्रखर लोक शक्ति का निर्माण एवं जागरण अपने आप में इतना बड़ा काम है कि उसके सहारे न केवल अवांछनीयताओं का निराकरण ही होता है, वरन उज्जवल भविष्य के लिए असंख्यों सत्प्रवृत्तियां चल पड़ने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अस्तु भले ही लक्ष्य की पूर्ति में देर लगे, पर हमें समाधान को ध्यान में रखते हुए लोक शक्ति को जगाने और उसे सत् प्रयोजनों में लगाने की नीति ही अपनानी चाहिए। सरलता इसमें समझी जाती है कि राजतंत्र की सहायता से परिवर्तन का प्रयोजन सरलता पूर्वक संपन्न हो सकता है, तो उसी माध्यम से कार्य क्यों न किया जाए। सरकार के पास जो शक्ति है, उसके सहारे अवांछनीयताओं को कड़े कानून बनाकर दबाया जा सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति की निजी क्षमता पर शासकीय अंकुश लगाकर इतना विवश बनाया जा सकता है कि अनैतिक कार्यों के लिए अवसर ही शेष न रह जाए। यह प्रयोग अधिनायकवादी शासन पद्धतियां कर भी रही हैं। इन प्रयत्नों से भय और आतंक के दबाव से मनुष्य व्यवस्था अनुभव करके चुप बैठ सकता है। इससे दुष्प्रवृत्तियों पर तो अंकुश लगेगा, पर इस लाभ की तुलना में और भी बड़ी हानि यह होगी कि मनुष्य की निजी उमंगों को, उत्कृष्टताओं को, प्रतिभाओं को अपना चमत्कार दिखाने के लिए कोई स्वतंत्र अवसर ही न रह जाएगा। एक बात और भी है कि सरकार के द्वारा रचनात्मक कार्य एक सीमा तक ही पूरे किए जा सकते हैं। जितनी आवश्यकता है उसका समूचा भाग पूरा कर सकना उसके लिए संभव भी नहीं। सरकार टैक्स वसूल करके ही तो कोई काम करेगी। टैक्स वसूल करने का तंत्र ही प्रायः आधी कमाई खा जाता है। फिर जो लोग सेवा योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं, उनका पारिश्रमिक इतना महंगा होता है कि रचनात्मक कार्यों में प्रत्यक्ष लगने वाले धन का 1/4 उसी में चला जाता है। आधा टैक्स वसूली में और आधा कार्यान्वित करने वाले कर्मचारियों में चला गया। तो अभीष्ट कार्य में लगाने के लिए 1/4 पूंजी ही शेष रह गई। उसमें ठेकेदारों, बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों का हिस्सा है। इस प्रकार सरकार के माध्यम से जनता को जो सहयोग टैक्स के रूप में, अनिवार्य दबाव के रूप में देना पड़ता है, उसकी तुलना में उस प्रयास से अत्यधिक लाभ है जो स्वेच्छा सहयोग से संपन्न किया जाए। इसमें प्रायः पूरी पूंजी प्रत्यक्ष कार्यों में ही
लगती है। साथियों, स्वेच्छा सहयोग से श्रमदान वाला बहुत बड़ा भाग तो मुफ्त में ही मिल जाता है। साथ ही उसमें सेवा भावना की उमंग जुड़ी रहने से काम में अच्छाई भी रहती है। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि इस माध्यम से अधिकाधिक लोगों को समाज के प्रति उदात्त सेवा साधना का परिचय देते बन पड़ता है। इस अंतः श्रद्धा की अभिवृद्धि से इसे लोक सहयोगियों की आंतरिक श्रेष्ठता विकसित करने का अवसर भी मिलता है। साथियों, समाज निर्माण के साथ साथ व्यक्ति निर्माण का इस प्रकार दोहरा लाभ मिलता है। इस प्रकार की परंपरा चल पड़ने से आज की समस्याओं के समाधान का तो लाभ है ही, उससे भविष्य के उज्जवल बनाए रहने का स्वभाव और अभ्यास भी बनता है। इसलिए युग निर्माण के बाद उसी अंश की चर्चा इस पुस्तिका में की गई है जो जन स्तर पर स्वेच्छा सहयोग से किए जा सकते हैं। सरकार के अपने साधन हैं, उसका अपना क्षेत्र है, वह अपने ढंग से अपना काम करे, पर राज्याश्रय के भरोसे हाथ रखे बैठे रहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार करेगी तभी करेंगे, इसकी भरोसे बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। स्मरण रखा जाए जन समस्याएं इतनी सुविस्तृत हैं कि उन सबको हाथ में लेकर चलना कम से कम लोकतंत्री सरकारों के लिए तो किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता। पूरी जनशक्ति अपने शिकंजे में कसे रखने वाली अधिनायकवादी सरकारें एकमात्र राजतंत्र के सहारे समग्र समस्याओं का हल निकालने में असफल रह रही हैं, तो लोकतंत्री सरकारें उतना सब कर लेंगी, ऐसी आशा कैसे की जा सकती है। फिर सरकार भी तो अंततः जनता ही है। जनता सारे काम सरकार के माध्यम से ही कराए तो उसका वैयक्तिक उत्साह और पुरुषार्थ सजीव सक्रिय किस प्रकार रह सकेगा। अस्तु अपनी योजना में जन सहयोग को ही प्रधानता दी गई है। इनमें कहीं कुछ सरकारी सहयोग मिलता हो तो उसका विरोध नहीं वरन स्वागत समर्थन ही किया जाना चाहिए। दृष्टि यही रखनी चाहिए कि नवनिर्माण में स्वेच्छा सहयोग को उभारने को ही प्रमुखता देकर चला जा रहा है। नवनिर्माण का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। उसके लिए साधनों के प्रचुर परिमाण में आवश्यकता होगी। सरकारी तंत्र की तुलना में उसका विस्तार और उत्तरदायित्व कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा है। उसके लिए साधन तो चाहिए ही। साधन तो चाहिए, इन्हें जुटाने के लिए एक ही आधार है। साधन को जुटाने का एक ही आधार है अंशदान स्वेच्छा सहयोग। अंशदान स्वेच्छा सहयोग, इसके लिए सर्वथा साधारण में उतना ही उत्साह उत्पन्न किया जाना चाहिए जितना शरीर निर्वाह और परिवार पोषण में रहता है। इसे मानवीय गरिमा को सुस्थिर रखने एवं विकसित करने का मूल माना जाए। किसी पर किया गया एहसान नहीं।
किसी पर किया गया एहसान नहीं, इस उदार अनुदान को जीवनचर्या का अंग बनाया जाए और उसे क्रियान्वित करना निर्वाह की सामान्य रीति नीति में सम्मिलित रखा जाए। निजी परिवार की और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, समान महत्व का समझा जाने लगे, ऐसी स्वस्थ परंपरा का आरंभ और विकास किया जाना चाहिए। तभी उतने साधन जुटेंगे जिनके सहारे नवनिर्माण की सुविस्तृत आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। जनमानस में यह विवेक जागृत करना है कि मन स्थित से परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। मन स्थित से परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अस्तु श्रेष्ठ परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए आस्थाओं, विचारधाराओं और प्रवृत्तियों का परिष्कार आवश्यक है। जहां यह स्थापना हो चले वहां इसी का दूसरा पक्ष यह भी हृदयंगम कराया जाना चाहिए कि नवनिर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान देना प्रत्येक जागृत आत्मा का परम पवित्र कर्तव्य है। स्वार्थ को परमार्थ में विकसित करना ही जागृत आत्माओं का चिन्ह है। इसे कल्पना से क्रिया में उतारना होगा। इसे कल्पना से क्रियाओं में उतारना होगा। सॉरी। लोकमंगल के लिए अपने अनुदान अंशदान प्रस्तुत करने से ही उत्कृष्टता की वास्तविकता परखी जा सकती है। प्रत्येक जागृत आत्मा को उसके लिए झकझोरा जाए कि यदि वह आत्मोत्कर्ष और लोकहित के महत्व को समझ सके तो इसके लिए उदार अनुदान प्रस्तुत किए बिना किसी प्रकार काम नहीं चल सकता। कृपणता, निष्ठुरता, संकीर्णता और संग्रही मोह ममता को आंच न आए और आदर्शवाद भी निभता रहे। ऐसा पूर्व पश्चिम का मेल संभव नहीं हो सकेगा। प्रतिद्वंदी मान्यताओं की पटरी देर तक नहीं बैठ सकती। उच्च स्तरीय विवेक जागे तो श्रेष्ठता के संवर्धन में उदार अनुदान भी उभरे। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। जिसमें जितनी अधिक उत्कृष्टता हो वह निजी महत्वाकांक्षाओं को उसी अनुपात से घटाए और कठोर श्रम एवं प्रखर मनोयोग से उत्पन्न उपलब्धियों को विश्व कल्याण के लिए प्रस्तुत करें। आदर्शवादियों की, साधु ब्राह्मणों की यही परंपरा रही है कि उन्होंने खाया न्यूनतम है और बांटा अधिकतम है। देव समाज में इसी सत्प्रवृत्ति का बाहुल्य रहता है। यह परंपरा हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर इस प्रकार प्रस्तुत करें कि दूसरों में भी अनायास ही उसके अनुसरण की भावना उमगे। व्यक्ति और समाज की प्रस्तुत दुर्गत के लिए उत्तरदायी दुर्बुद्धि ने दुखद परिस्थितियां उत्पन्न करने में प्रचुर साधन जुटाकर तब सफलता पाई है। तब पाई है सफलता। अश्लील साहित्य, सिनेमा, नशा और प्रपंच पाखंडों में कितनी पूंजी, कितनी बुद्धि और कितनी जनशक्ति लगी हुई है। तब कहीं विनाश का वातावरण बन पाया है। तोड़ने की अपेक्षा बनाने में अधिक साधन लगते हैं। युग निर्माता इतना बड़ा निर्माण है जिसकी तुलना में पूरी शताब्दी के भौतिक निर्माणों का
एकत्रीकरण भी हल्का बैठेगा। इतने बड़े सृजन में स्वभावतः श्रम शक्ति, बुद्धि शक्ति, जनशक्ति एवं धन शक्ति की प्रचुर परिमाण में आवश्यकता पड़ेगी। यह आसमान टूटने से अथवा धरती फटने से अनायास ही टूट पड़ने वाली नहीं है। इसे बूंद बूंद से घट भरने की नीति अपनाते हुए पूरा करना पड़ेगा। विवेकमान सहृदयता को इस प्रयोजन के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना होगा। सृजन सेनानियों को औसत भारतीय स्तर पर गुजारा करने का आर्थिक बजट रखना चाहिए। कठोर श्रम करने और व्यस्त रहने की आदत डालनी चाहिए। संग्रह की लिप्सा और प्रदर्शन की अहंता को निरस्त करना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं बड़प्पन से हटाकर मानवता में नियोजित की जाएं। परिवार बढ़ाया न जाए, जो है उतने में ही सुसंस्कृत और स्वावलंबी बनाया जाए। उत्तराधिकार में संपत्ति नहीं, सज्जनता एवं सुसंस्कृत की परंपरा प्रदान की जाए। अपने आप को इस ढांचे में ढाल लिया जाए जो हम में से हर विचारशील के पास ढेरों समय साधन परमार्थ प्रयोजन के लिए बच सकते हैं। उत्तराधिकार में संपत्ति नहीं, सज्जनता एवं सुसंस्कृत की परंपरा प्रदान की जाए। अपने आप को इस ढांचे में ढाल लिया जाए तो हम में से हर विचारशील के पास ढेरों समय साधन परमार्थ प्रयोजनों के लिए बच सकते हैं। हमें अपने पर यह प्रयोग आरंभ करना चाहिए और मिशन से परिचित प्रभावित हर व्यक्ति से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में यह अनुरोध करना चाहिए कि वह भी अपनी विचारशीलता को उदारता में परिणत करके उसकी यथार्थता और गहराई सिद्ध करे। युग निर्माण परिवार में यह अंशदान परंपरा सहायता की शर्त बनाकर रखी गई थी। 1 घंटा समय और 10 पैसा नित्य ज्ञान यज्ञ के लिए लगाते रहने की निष्ठा प्रामाणिकता सिद्ध करने जैसी मानी गई थी। कई परिजन इस संदर्भ में उपेक्षा बरतते रहे हैं। अब हमें उस शर्त को अपनी सदस्यता की परीक्षा मानकर पालन करते रहना चाहिए। जिन पर मिशन के प्रभाव की कुछ छाप है, उन्हें इस तनिक से साहस को जुटाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। आखिर सृजन बातों से तो नहीं हो सकता, बातों से तो नहीं हो सकता, और ना हो जाएगा। उसके लिए आवश्यक साधन भी जुटाने होंगे और उसके लिए दूसरों को तैयार करने से पूर्व पहला अपने आप से करनी होगी। उक्त अंशदान युग निर्माण के साधनों में सबसे प्रमुख है। धन और समय दोनों ही शक्तियां इसी माध्यम से जुटेंगी। धन संग्रह तो अन्य प्रकार से भी हो सकता है, पर समय तो परिचितों और प्रभावितों से ही मिलेगा। 10 पैसा 1 घंटा अंशदान, एक अंशदान तक आरंभिक लोगों के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में था। भावनाशील समय और धन का अंशदान अधिक मात्रा में करें। 1 दिन की आमदनी भी किसी के लिए भारी नहीं पड़ता। अपने निजी परिवार के वर्तमान सदस्यों में एक ज्ञान यज्ञ को भी मान लिया जाए तो जितना खर्च परिवार के हर सदस्य पर आता है, उतना इस पुण्य प्रयोजन के लिए भी निकाला जाता रह सकता है। विवाह शादियों में संतान जन्मदिन जैसे शुभ अवसरों पर, मृतक संबंधियों की स्मृति में, वेतन वृद्धि होने पर, नई फसल आने पर यदि इन पुण्य प्रयोजनों में दान करने की परंपरा चल पड़े तो उपयोगी कार्यों के लिए आवश्यक धन मिलता रह सकता है।
व्यापारी लोग धर्म खाता निकालते हैं और अपने व्यवसाय में देवता की एक छोटी भागीदारी रखते हैं। वैसे प्रचलन अपने सृजन समुदाय में भी चल सकते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व जितने हल्के होते जाएं, उसी अनुपात में सेवा कार्यों में अधिक समय लगता रह सकता है। ढलती आयु में वानप्रस्थ लेने की धर्म परंपरा यदि फिर से चल पड़े तो निवृत्त लोग खाली बैठने की अपेक्षा सृजन सैनिकों की तरह जुट पड़े तो अपने इस फालतू समय से अपना और समस्त समाज का भरसक हित साधन कर सकते हैं। अंशदान के समतुल्य ही एक दूसरा कर्म है पूंजी का एकत्रीकरण। साहित्य, कला जैसे प्रयोजनों के लिए व्यवसाय स्तर के अनेक कार्य आरंभ करने होंगे। उसके लिए विचारशील लोगों की पूंजी बैंकों की तरह जमा की जा सकती है। बड़े बड़े मिल, कारखाने, बैंकें, व्यवसाय प्रायः लिमिटेड कंपनी प्रणाली, सहकारिता एवं बैंक पद्धति से पूंजी जमा करके अमुक व्यवसायों में लगाते हैं। हम लोग अपने जेवर आदि में रुकी हुई तथा जायदादों में फंसी हुई पूंजी को उधर से हटाकर इन सृजनात्मक व्यवसायों में लगाने के लिए अमानत जमा कर सकते हैं। इसमें ब्याज भी मिलता रहेगा और नवनिर्माण के लिए आवश्यक उत्पादनों के लिए पूंजी भी मिल जाएगी। ऐसे ऐसे अनेक उपाय सोचे जा सकते हैं जिससे श्रम एवं धन को अंशदान के अथवा जमा धरोहर के रूप में प्राप्त करने की व्यवस्था बना सके। केंद्रीय एवं स्थानीय छोटे बड़े नवनिर्माण के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के लिए अभीष्ट सामर्थ्य एवं साधन जुटा सकना इसी प्रकार संभव होगा। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक से आपको पृष्ठ 19 से विचार क्रांति के उपयुक्त साहित्य के संबंध में अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया यह वीडियो भी समय निकाल कर सुनिए। ओम शांति। और लोगों को भी सुनाइए।